हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर की 1000 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की हुई है, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हमारा कंप्यूटर आता है, उन सब के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज़ में आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जानेंगे बीच बीच में, तो उन सबको नोट कर लिया करिए। जो आपको नहीं आती हैं या फिर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उनको ज़रूर नोट कीजिए, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको समझ में आए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है हमारा कि संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। हमसे पूछा जा रहा है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, ऑप्शंस हैं हमारे चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन विंसेंट एटनासॉफ, किलफोर्ड बेरी। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हमारा जॉन विंसेंट एटनासॉफ किलफोर्ड बेरी ने बनाया था। किसने? जॉन विंसेंट एटनासॉफ और किलफोर्ड बेरी ने बनाया था। इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था, बेसिकली वो ABC के नाम से जाना गया। किस नाम से? ABC। तो अब ये ABC के नाम से क्यों जाना गया? इसका नाम इन्होंने अपने नाम पर रखा था, जैसे A से एटनासॉफ, B से वेरी और C से कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप ABC का फुल फॉर्म जान चुके हैं कि ABC कंप्यूटर जो है उसका नाम है पूरा एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक, तो पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो ABC माना जाता है। ठीक, वहीं पर आपको चार्ल्स बेबेज जी के बारे में पता ही है कि चार्ल्स बेबेज जी ने क्या बनाया था। चार्ल्स बेबेज जी ने हमारे कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। किसको? चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। वहीं ब्लेज पास्कल जी के बारे में आपको पता है कि इन्होंने पास्कलाइन का आविष्कार किया था। किसका? पास्कलाइन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। सारे पॉइंट हमारे सारे के सारे प्रश्न हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से इन क्वेश्चंस को सुनना है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, पर हमारे आंसर सबके डिफरेंट हैं। ठीक, जैसे हमारा प्रश्न है कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन है ENIAC, EDVAC, ABC या UNIAC। तो सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं कि ENIAC का पूरा नाम क्या है, EDVAC का पूरा नाम क्या है, ABC का पूरा नाम क्या है या UNIVAC का पूरा नाम क्या है। तो हम लोग ENIAC से शुरुआत करते हैं। जैसे हमारा जो ENIAC है, ये रहा आपका ENIAC। ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक, यहाँ पर आप ENIAC का पूरा नाम जान चुके हैं। ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। EDVAC का पूरा नाम क्या है? EDVAC का पूरा नाम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कंप्यूटर को मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, ऐसे COMP, आप समझ जाना कि ये कंप्यूटर है। तो आप EDVAC के बारे में भी जान चुके। EDVAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ABC का पूरा नाम हम आपको बता चुके हैं। ABC का पूरा नाम है एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। क्या है? एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक, अगला आपको जाना है UNIAC का पूरा नाम। तो UNIAC जो है हमारा, UNIAC का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
यहाँ पर आपको इन सब के पूरे नाम याद रखने हैं क्योंकि फुल फॉर्म वाले प्रश्न हमारी परीक्षा में ज़रूर आते हैं। ऐसी परीक्षाएं जिनमें हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है तो उनमें एक फुल फॉर्म ज़रूर हमसे पूछा जाता है, कभी कभी तो एक से ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो फुल फॉर्म का वैसे तो मैं पूरा आपको वीडियो दूंगी ही, लेकिन फिर भी जो बीच में आ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो आप यहाँ पर सबके फुल फॉर्म जान चुके हैं, लेकिन हमसे प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम पूछा गया था। तो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हमारा था ENIAC था। क्या था? ENIAC था, ठीक। जो ENIAC है इसका आविष्कार किसने किया था तो ये भी जान लेते हैं। तो इसका आविष्कार JP एकर्ट और जॉन मुचली दो लोगों ने मिलकर किया था। किसने? JP एकर्ट, जॉन मुचली ने किया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, साथ में इसके आविष्कारक का नाम क्या है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि पहले माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। किसने किया था? इंटेल ने, JHI इलेक्ट्रॉनिक्स ने, पेंटियम, वेस्टर्न डिज़ाइन सेंटर। तो हमारा जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसका क्या नाम था, यही जान लेते हैं। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो हमारा इंटेल 4004 था, जो कि हमारा किसने बनाया था? इंटेल ने बनाया था। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर हमारा इंटेल के द्वारा बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हुआ कि हमारा जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा इंटेल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो जो हमारा इंटेल जो है वो अपनी पेंटियम सीरीज़ भी चलाता है, ठीक है। ये जो पेंटियम है ये भी एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक, जो कि हमारा इंटेल का है। इंटेल और भी माइक्रो प्रोसेसर चलाती है, जैसे कोर, आपने सुना होगा कोर i5, i7, इस तरीके के माइक्रो प्रोसेसर ये हमारे इंटेल ही बनाती है, ठीक है। बाकी JHI इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। वेस्टर्न डिज़ाइन सेंटर ये भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, ठीक है। लेकिन आपको इंटेल के बारे में जानना है, ठीक। प्रश्न है हमारा अगला कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति के आधार पर प्रकार हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर जो है एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है, हाइब्रिड भी होता है। मतलब हमारा 3 प्रकार के होते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो आपको प्रकार पता होना चाहिए कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अभी ये एनालॉग क्या होता है ये भी जान लेते हैं। एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली एनालॉग राशियों को मापने का काम करता है। तो एनालॉग राशियाँ कौन सी होती हैं? एनालॉग राशियाँ वो होती हैं जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियाँ एनालॉग राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हमारा ताप हुआ, दाब हुआ, वोल्टेज हुआ, ये राशियाँ हमारी लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? एनालॉग राशियाँ कहते हैं। और इन्हीं एनालॉग राशियों को, डेटा को निरूपित करने का काम हमारा कौन करता है? एनालॉग कंप्यूटर करता है। जैसे हमारी घड़ी, हमारे जो वाहन का गति मीटर है, किसका? वाहन का गति मीटर, ठीक। ये हमारा जो है बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर पर ही बेस्ड होता है, ठीक है। क्योंकि जो वाहन का गति मीटर है वो बेसिकली क्या नापेगा? दूरी मापेगा, ठीक, चाल नापेगा, तब जाके वो हमें वाहन की गति बता पाएगा, ठीक है। तो होता ये है कि हमारा जो एनालॉग कंप्यूटर है वो हमारी भौतिक राशियों को मापता है, ठीक। आप समझ गए होंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। दूसरा है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है ये भी जान लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर हमारा ऐसा कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलता है, ठीक। और ये गणना करने के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करता है। किसका? मैं बता देती हूँ, किसका? बाइनरी सिस्टम का। बाइनरी सिस्टम मतलब जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, ठीक। बाइनरी सिस्टम हमारा डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करके ही हमारी गणनाएं करता है। बाइनरी सिस्टम में बेसिकली 2 अंक होते हैं, कौन कौन से? 0 और 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी में हमारे 2 अंक होते हैं, 0 और 1, ठीक। अगला आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो आपको बता दें कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो हमारा एनालॉग और डिजिटल इन दोनों का मिश्रण होता है। क्या होता है? इन दोनों का मिश्रण होता है। अभी मिश्रण तो है, तो काम कैसे करता है? तो करता क्या है ये हाइब्रिड कंप्यूटर? इनपुट के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही इनपुट को इस तरीके से, तथा आउटपुट। इनपुट तथा आउटपुट में तो ये एनालॉग संकेतों का प्रयोग करता है। किसका? एनालॉग की तरह काम करेगा, ठीक।
वहीं जब प्रोसेसिंग करनी होगी, क्योंकि इनपुट लेंगे फिर हमारी प्रोसेसिंग होगी, फिर हमारा आउटपुट जनरेट होगा। ठीक, तो जब प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के टाइम ये डिजिटल की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह? डिजिटल की तरह। ठीक है, चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे एनालॉग हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे हाइब्रिड हो, हर कंप्यूटर की एक ही काम है कि हमारा इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट को जनरेट करता है। दूसरे शब्दों में डेटा को लेता है, प्रोसेस करता है और हमारी सूचना में बदलता है। तीसरे शब्दों में अव्यवस्थित आंकड़ों को लेता है, प्रोसेस करता है और व्यवस्थित आंकड़ों में बदलता है। आप इसको 3 तरीके से कह सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी। तो यहाँ पर जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है वो इनपुट और आउटपुट को तो एनालॉग के फॉर्म में लेता है। ठीक है, इनपुट को एनालॉग के फॉर्म में लेगा, प्रोसेस उसने डिजिटल फॉर्म में की, फिर आउटपुट को उसने एनालॉग की फॉर्म में हमें प्रदर्शित किया। ठीक, तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं उनका यूज़ बेसिकली कहाँ पर किया जाता है बता दूँ आपको। हॉस्पिटल में किया जाता है। कहाँ? हॉस्पिटल्स में। पूछा जाता है ये कई बार कि हॉस्पिटल में किस तरीके का कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ डिफेंस में, डिफेंस जो होता है हमारा डिफेंस सिस्टम जो होती है, डिफेंस में, साइंस में, ये सारे हमारी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वहीं एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ कहाँ करते हैं? वाहन के गति मीटर में करते हैं, घड़ियों में करते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर हैं कौन कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये 2 बार मिनी नहीं होता, एक ही बार मिनी होता है। ठीक, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि आकार और कार्य के आधार पर हमारे कंप्यूटर ये सभी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 एकदम सही हुआ। लेकिन हम ये भी जान लेते कि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है, क्योंकि हमारी परीक्षा में प्रश्न बनता रहता है इसी तरीके से कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं है, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसमें कितने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। ठीक, तो आपको बता दें कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसका आकार जो है बड़ा होता है। इनका आकार कैसा होता है? आकार इनका थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इनकी प्रोसेस करने की जो क्षमता है ना, प्रोसेस करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इनकी स्टोर करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है। मैं ज़्यादा को इस तरीके से दिखा दे रही एरो के ऊपर, एरो की तरफ से, तो आप समझ जाना। इनकी स्टोर करने की क्षमता भी ज़्यादा है, प्रोसेस करने की भी क्षमता ज़्यादा है, लेकिन इनका एक ही ड्रॉबैक था कि इनका साइज़ जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इनकी सबसे अच्छी एक विशेषता थी, वो विशेषता ये थी कि इनको जो है मल्टी यूज़र कहा गया। अब ये मल्टी यूज़र क्या होता है तो आपको समझा देते हैं हम कि मल्टी यूज़र क्या होता है। मल्टी यूज़र में होता ये है, मल्टी यूज़र, ये मल्टी यूज़र जो वर्ड है हमारा 2 वर्ड से बना है, मल्टी और दूसरा बना है हमारा यूज़र। जहाँ मल्टी का अर्थ होता है 1+, एक से ज़्यादा, यूज़र का मतलब होता है उपयोगकर्ता। ठीक है, तो मल्टी यूज़र का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर से जुड़कर कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर में थी। ठीक, किसमें थी? मेन फ्रेम कंप्यूटर में, कि एक से ज़्यादा लोग हमारे एक ही कंप्यूटर पर जुड़कर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे मल्टी यूज़र का मतलब। तो अगला चलते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर जो है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो छोटा था। जो मिनी कंप्यूटर है मेन फ्रेम से छोटा था। ठीक है, मेन फ्रेम से छोटा, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा था। किससे? माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा था। ठीक है, आपको याद रखना है कि मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम से छोटा था लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा था। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो हमारा मिनी कंप्यूटर है इसमें एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ है। कितने? 1+, एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज़ हुआ था। पूछा जाता है कि हमारे मिनी कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ, 2 का हुआ या 1 का भी नहीं हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मिनी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ। ठीक है, ठीक, अगला जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो माइक्रो कंप्यूटर है हमारा, इसका विकास तब मतलब ये जो है हमारा जब प्रयोग किया गया हमारे कंप्यूटर में
तो हमारा जो CPU है वो बहुत फास्ट वर्क करने लगा, ठीक है। तो ये जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर है इसका विकास बेसिकली तब माना जाता है जब माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ CPU में किया जाने लगा। किसका? माइक्रो प्रोसेसर जो होता है हमारा, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ जब हमने उसमें किया, किस में किया? CPU में। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली CPU में यूज़ होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ जब CPU में होने लगा तो हमारे माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ, क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो हमारे CPU के कार्य करने की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का विकास आखिर कब हुआ? कब हुआ था? 1970 में हुआ था। 1970 में जब हमारे माइक्रो प्रोसेसर विकसित हुए तो हमारे माइक्रो कंप्यूटर हमारे सामने आए, ठीक है। सबसे पहले जो माइक्रो कंप्यूटर है वो हमारा IBM ने बनाया था। किसने? IBM ने बनाया था, ठीक। आप सभी को पता चल गया है माइक्रो कंप्यूटर के बारे में अच्छे से। अगला आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? आप सभी को पता है कि इनके नाम के आगे ही सुपर जुड़ा हुआ है। तो सुपर कंप्यूटर होते क्या हैं? जो सुपर कंप्यूटर हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, ठीक। इसीलिए इनका इतना ज़्यादा प्रचलन हो चुका है आज के टाइम कि जो हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं उन सब में हम लोग सुपर कंप्यूटर के यूज़ करते हैं। जैसे अंतरिक्ष वगैरह में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, और हमारा जहाँ पर हमें तेल का पता करना हो कि यहाँ पर हमारा तेल है कि नहीं है, तो हम वहाँ पर भी हमारा सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग सुपर कंप्यूटर का यूज़ करके पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर तेल है। आपको एक और जगह याद होगी शायद, उत्तरी अमेरिका में एक वेनेजुला है, ऊपर की तरफ सबसे उत्तर में ही है वेनेजुला, इस तरीके से हमारा उत्तरी अमेरिका है। तो वेनेजुला जो है, वेनेजुला में भी हमारा तेल है। वहाँ पर क्या है? तेल के भंडार हैं बहुत ज़्यादा। तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ करके वहाँ के जो अमेरिका के लोग हैं ये पता कर सकते हैं कि हमारा तेल का भंडार किस जगह पे है, किस पर्टिकुलर जगह पे है, ठीक। वहीं अंतरिक्ष जैसी चीज़ों में हमारे सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, ठीक। जो पहला हमारा सुपर कंप्यूटर था वो क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। किसने? क्रे रिसर्च कंपनी, ठीक है, ठीक। आप सुपर कंप्यूटर के बारे में भी जान चुके हैं और आपको ये भी पता चल गया है कि आकार और कार्य के आधार पर हमारे कंप्यूटर उपरोक्त सभी होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में भी बन सकते हैं और कंप्यूटर में भी बन सकते हैं कि वर्तमान में 2021 तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू, समिट, पर्लमटर, सेलिन। तो आप सभी को बता दें कि हमारा अभी तक का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू है। कौन सा है? फुगाकू, ठीक। ये हमारा समिट जो है ये भी हमारा सुपर कंप्यूटर है, जो हमारे पुराने हैं, ठीक है, जो हमारे पुराने हैं ये भी हमारे सुपर कंप्यूटर ही हैं, ठीक, जो बहुत फास्ट काम करते थे। पर्लमटर भी हमारा सबसे तेज काम करने वाला सुपर कंप्यूटर था, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है। सेम ऐसे ही सेलिन के साथ है कि ये भी हमारा सुपर कंप्यूटर है, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है। जो रिसेंट में देखा जाए ये फुगाकू है। जो फुगाकू है वो हमारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश द्वारा निर्मित किया गया? ऑप्शन है आपके पास चाइना, अमेरिका, भारत, जापान। तो आपको बता दें कि जो वर्तमान में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू वो हमारे जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न परीक्षा में जरूर बनेंगे कि हमारा फुगाकू किस देश के द्वारा निर्मित किया गया, तो जापान के द्वारा किया गया। रिसेंट में चाइना भी दावा कर रहा है कि वो जापान से भी अच्छा एक सुपर कंप्यूटर बनाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं है, बस इन्होंने ऐसा दावा किया है, ठीक। लेकिन अभी तक रिसेंट में हमारा फुगाकू को ही सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 4000, परम 6000, परम 8000, परम 9000। तो आपको बता दें कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। आप सभी को पता है कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर है वो परम सीरीज़ के नाम से चलते हैं, ठीक है। तो जो परम 8000 है ये हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक। ये हमारा भारत के द्वारा 1991 में बनाया गया था। कब? 1991 में बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा कब बनाया गया? 1991 में बनाया गया। ये जो परम वर्ड है, ये परम जो है ये क्यों लिया गया? इंडिया में आखिर
ये परम सीरीज़ क्यों चलती है? तो ये परम वर्ड है, ये हमारा संस्कृत का वर्ड है। किसका है? संस्कृत का है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है सबसे ऊपर, यानी कि सर्वोपरि। ठीक है, सबसे ऊपर। ठीक, तो आप यहाँ पर जान चुके हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? मतलब अब तक के, अभी जो रिसेंट का पूछा जा रहा है वो है। ठीक, तो रिसेंट में हमारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 4000, परम सिद्धि, अनुपम या फिर परम 8000। तो आप सभी को बता दें कि परम 8000 तो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे लिख दे रही मैं आपको। ठीक, अनुपम जो है हमारा एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जो कि हमारा बार्क के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? बार्क के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको कि बार्क के द्वारा जो हमारा सुपर कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम अनुपम है। ठीक, जो परम सिद्धि है हमारा, परम सिद्धि जो ऑप्शन 2 में लिखा है, परम सिद्धि ही हमारा अभी तक का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है भारत का। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो भारत का सबसे फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि है, इसीलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। साथ में ये भी जान लीजिए कि परम सिद्धि जो है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर, उनमें 63वीं रैंक पर है। कौन सी? 63वीं रैंक पर है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा परम सिद्धि। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमसे पूछा गया है कि सामान्यतः कितने बिट के माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को बता दें, ऑप्शन से हमारे 32 बिट, 64 बिट, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे वर्तमान में 32 बिट 64 बिट का दोनों का यूज़ किया जाता है। किसका? 32 बिट का भी और 64 बिट का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी हमने ये तो जान लिया कि हम कितने बिट के माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये 32 बिट और 64 बिट हैं क्या आखिर। तो हम आपको बता दें, ये जो 32 बिट है, इस 32 बिट का मतलब ये है कि जो आपका प्रोसेसर है वो 32 बिट्स का है। कितनी? 32 बिट्स का है, 32 बिट्स का है। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपके पास 32 वैल्यू हैं। कितनी? 32 वैल्यूज़ हैं, जिनको आप 0 और 1 में बदल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, आई होप यहाँ पर समझे होंगे। एक चीज़ और आपको ये जानना है कि यदि आपका कंप्यूटर 4 GB तक की रैम है, आपके पास 4 GB तक की रैम है, कितनी? 4 GB की रैम है, तो आपको 32 बिट का प्रोसेसर लेना पड़ेगा। ठीक है, कितने बिट का? 32 बिट का। यदि 4 GB रैम है तो हम लोग 32 बिट का जो है प्रोसेसर लेते हैं। वहीं अगर मान के चलिए कि आपकी जो वो है रैम, वो 4 GB से ज़्यादा की है, मतलब 32 GB की है, 64 GB की है, या फिर 128 GB की है, तब फिर आपको 64 बिट वाला प्रोसेसर लेना पड़ेगा। किसके लिए? 4 GB से ज़्यादा वाले के लिए, मतलब 32 GB होने पर, 64 GB होने पर, 128 GB होने पर। ठीक, अगर आपकी रैम हमारी 32 GB की है, 64 GB की है, या फिर 128 GB की है, तो आपको 64 बिट प्रोसेसर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 32 बिट और 64 बिट दोनों का मतलब समझ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। तो आपको बता दें कि जो फर्स्ट हमारी जनरेशन थी उसमें हम लोगों ने क्या यूज़ किया था? ऑप्शन हैं आपके ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, निर्बाध ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोगों ने निर्बाध ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। बाकी के बारे में भी जान लेते हैं। ट्रांजिस्टर का यूज़ हम लोगों ने सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया था। ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का यूज़ हम लोगों ने थर्ड जनरेशन में किया। हम इस तरीके से लिख देते हैं जनरेशन को जी से। वहीं पर हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी परीक्षा में सीधे ही पूछ ले जाते हैं कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज़ किया गया था। आपसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, निर्बाध ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, ULSI। इन सब चीज़ों को याद रखना है कि हमारी फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में हम लोगों ने निर्बाध ट्यूब का यूज़ किया। ठीक, तो यहाँ पर आप सारी जनरेशन के बारे में जान चुके हैं कि हमने किस जनरेशन में कौन सा यूज़ किया था।
ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था किसने? जैक किल्वी ने, वॉन न्यूमैन ने, जॉन मूचली ने या फिर जेपी एकर्ट ने। तो आप जॉन मूचली और जेपी एकर्ट के बारे में तो जान चुके हैं बहुत ही अच्छे से कि जॉन मूचली और जेपी एकर्ट ने क्या किया था, हमारे यूनिएक नाम का, ठीक है, एनिएक नाम का एक कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, सॉरी कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर, कंप्यूटर नहीं है, कैलकुलेटर। ठीक, तो जॉन मूचली और जेपी एकर्ट तो आपके ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक, वहीं वॉन न्यूमैन के बारे में आपको पता है कि वॉन न्यूमैन जो है हमारे वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा हमारा कंप्यूटर के विकास में हमारे वॉन न्यूमैन जो हैं उनका हाथ है। ये यूएसए के हैं, कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। याद रखना है इनके बारे में कि ये अमेरिका के हैं। ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार अब हमारे जैक किल्वी ही बचते हैं। तो जैक किल्वी और रॉबर्ट नोई, दो व्यक्तियों ने किया था। मैं आपको बता दूं, जैक किल्वी प्लस हमारे रॉबर्ट नोई, एक और व्यक्ति थे रॉबर्ट नोई। इन दो लोगों ने मिलकर आईसी का आविष्कार किया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, वॉन न्यूमैन के बारे में आप जान ही चुके हैं कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान हमारे वॉन न्यूमैन का ही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ठीक, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, ऑप्शन है हमारे वार्डीन, ये वार्डीन नहीं है, वार्डीन है। ठीक है, मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ, वार्डीन। ठीक, इस तरीके से है, वार्डीन, विलियम शाल्के, वाल्टर ब्रेटन या उपरोक्त सभी। तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है हमारे वार्डीन, विलियम शाल्के, वाल्टर ब्रेटन, इन सभी ने मिलके किया था, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा एकदम सही होगा। अब जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर होते क्या हैं। ट्रांजिस्टर जो है हमारे ऐसी डिवाइस होती हैं जो हमारे टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती हैं। किसको? टेम्परेरी डेटा को। ठीक, इनका काम क्या होता है ट्रांजिस्टर का? ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती हैं। साथ ही साथ हमारे ट्रांजिस्टर हमारे मदरबोर्ड पर लगाए जाते हैं। किस पर? मदरबोर्ड पर। ठीक है, इतना आप जान चुके हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर जो हैं हमारे टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं, साथ ही ये हमारे मदरबोर्ड पर लगाए जाते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि ट्रांजिस्टर किन अर्धचालक पदार्थों का बना होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे दो अर्धचालक युक्तियों यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, जो कि है हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही। ठीक, इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, केरल। तो भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से हमारे बेंगलुरु को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, प्रश्न है हमारा अगला कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। पर्सनल कंप्यूटर का विकास कब हुआ? ऑप्शन है हमारे 1981, 1982, 1983 या फिर 1984। तो जो पीसी है हमारा, इसको हम लोग पीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पीसी का आविष्कार हमारा जो है विकास हमारा 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 1981 में हुआ था। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जो है इसको हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक, इसमें होता क्या है कि एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ठीक, इसीलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा गया, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जो बने हो, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ऐसे कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग क्या और कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई हूँ, पर मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने आपको बताया था मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, तो वहाँ पर एक चीज़ और आपको नोट करनी है, वो ये करनी है कि
हमारा जो सबसे बड़ा होता है आकार में, अगर हमसे पूछा जाए कि आकार में कंप्यूटर को व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे बड़ा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है? हमारा मेन फ्रेम होता है। ठीक, मेन फ्रेम। उसके बाद हमारा होता है मिनी कंप्यूटर, मिनी। फिर उसके बाद होता है हमारा माइक्रो। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटरों को उनके बढ़ते हुए आकार में व्यवस्थित कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा हमारा मेन फ्रेम होता है, फिर हमारा मिनी होता है, फिर हमारा माइक्रो होता है। तो ये हमारा घटता हुआ क्रम है। अगर आपसे पूछा जाए कि बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि आगे जाने पर बढ़ना चाहिए, तो पहले माइक्रो आएगा, फिर मिनी आएगा, फिर मेन फ्रेम आएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस लगाना तो आपको आता होगा कि अगर आपसे बढ़ता हुआ क्रम कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि आगे चल के बढ़नी चाहिए, जो भी राशि है वो बढ़ना चाहिए। ठीक, और अगर घटता हुआ क्रम कहा जाए तो आगे चल के राशियाँ घटनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ चुके हैं कि सबसे बड़ा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, फिर हमारा मिनी होता है, फिर हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। पर्सनल कंप्यूटर को ही हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। तो आपको मैंने बता दिया है कि पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक, वहीं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं, ऐसा कंप्यूटर जो हमारी एनालॉग राशियाँ मापता है। एनालॉग राशियाँ मतलब जो हमारी समय के साथ परिवर्तित होती हैं राशियाँ, उनको मापता है, जैसे हमारे ताप को, दाब को, वोल्टेज को, इन सब को मापता है। डिजिटल कंप्यूटर जो हमारा बाइनरी सिस्टम पर वर्क करता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर कार्य करता है। वहीं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण होता है, जो हमारे इनपुट के लिए तो हमारा एनालॉग कंप्यूटर की तरह कार्य करेगा, प्रोसेस के लिए डिजिटल कंप्यूटर की तरह कार्य करेगा, फिर जब आउटपुट जनरेट करना होगा तब फिर से वो एनालॉग कंप्यूटर की तरह ही कार्य करेगा। ठीक, आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बने रहिए इस 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।